हम लोग 76 तक बात कर चुके थे, आज बात 77 की होनी। और दृश्य रतिकता, इसका मतलब ही ये हुआ कि आप किसी दृश्य में कोई इंटरेस्ट ये शो करना है। आप सेक्शन पढ़ेंगे तो कहता whoever watches or captures the image of a woman in a private act in circumstances where she would usually have the expectation of not being observed either by the perpetrator or by any other person। ठीक है, क्या कर रहा है? देखता है। ठीक है, महिला को देखता है, मीनिंग देयर बाय इंटेंशनली देख रहा है, क्योंकि देखना ये भी दो तरीके का है। एक तो ये कि आंख खुली है इसलिए दिखाई दे रहा है, और एक इंटेंशनली देखता है। तो यहां आशय पूर्वक देखना ये आशयित है, सेक्शन में प्रयुक्त शब्दों के मुताबिक। कहता है कि जो किसी महिला को देखता है या उसका चित्र खींचता है। ठीक है, और ऐसी परिस्थितियां हैं जिनमें युक्ति संगत ढंग से महिला ये प्रत्याशा कर सकती है, यानी एंटिसिपेट कर सकती है, महिला ऐसा मान सकती है कि इस वक्त न तो कोई उसे देखेगा और न उसका चित्र खींचेगा। यद्यपि दिखाई दे रहा है, चित्र खींचने की सुविधा उपलब्ध है, लेकिन एक युक्ति संगत प्रत्याशा ये यही की जा सकती है कि कोई ऐसा करेगा नहीं। जो सार्वजनिक स्नान के घाट होते हैं वहां दिखाई तो देगा, लेकिन बाई चांस नजर का पड़ जाना और देखना, दोनों बातें डिफर है। ठीक है, बाई चांस नजर पड़ गई वो एक अलग बात है, और आप देख रहे हैं ये बिल्कुल डिफरेंट बात है। तो यहां कहता है कि जो कोई ऐसी किसी महिला को जो उन परिस्थितियों के अधीन जिनमें वह यह प्रत्याशा करती है, और हमने कहा था प्रति शब्द जहां पर लग जाएगा वहां हमेशा दूसरे का भाव आने लगेगा। प्रत्याशा प्रति प्लस आशा, अगर संधि विच्छेद करेंगे इस शब्द की तो इस प्रकार से आएगा। तो क्या है कि उन परिस्थितियों के अधीन जिनमें वह यह प्रत्याशा करती है, यानी दूसरों से यह आशा करती है, ऐसी परिस्थितियों के अधीन जिनमें वह दूसरों से यह आशा करती है कि उसे अपराध करने वाला या अपराध करने वाले के कहने पर कोई अन्य व्यक्ति देख नहीं रहा होगा, वो ये प्रत्याशा करती है कि न तो स्वयं अपराध करने वाला व्यक्ति और न अपराध करने वाले व्यक्ति के कहने पर कोई और आदमी, ऐसी उसकी आशा है कि नहीं देख रहा होगा। ठीक है, और ऐसी आशा उन परिस्थितियों में उत्पन्न नहीं होती है जहां स्नान गृह यद्यपि सार्वजनिक है, लेकिन फिर भी एक सभ्य व्यक्ति से यह आशा की जाती है कि कोई इस प्रकार की चीजें नहीं करेगा। तो भले ही दिखता है लेकिन आप देखेंगे नहीं। दिख जाना अलग बात है और देखना अलग बात है। तो दिखता है इसलिए आप देखेंगे, नो, वही बात है कि आपको गिरफ्तार करने का हक है इसलिए आप गिरफ्तार करेंगे, नो। ठीक है, देयर शुड बी सम जस्टिफिकेशन, और अगर जस्टिफिकेशन है तो देखना भी खराब बात नहीं है। ठीक है, ऑपरेशन थिएटर में देखा जाएगा, ठीक है, लेकिन वहां देख नहीं रहे। देखने के लिए देखना नहीं है, वहां उद्देश्य दूसरे हैं।
तो बात अलग है। तो दिख सकता है इसलिए आप देखेंगे, ये कोई बात युक्ति संगत नहीं है। इसलिए कोई महिला जो ऐसी परिस्थितियों के अधीन किसी प्राइवेट एक्ट में लगी है जिसमें वह युक्ति संगत ढंग से प्रत्याशा कर सकती है कि कोई उसे देख नहीं रहा होगा, ठीक है, और आप देख रहे हैं, ठीक है, आपको दिखाई पड़ा है ऐसी बात नहीं है, आप देख रहे हैं, ये बिल्कुल डिफरेंट मानसिक स्थिति इसकी सूचना दे रहे हैं ये शब्द। या फिर आप चित्र खींच रहे हैं, ठीक है, तब आप इस धारा के अधीन दोषी माने जाएंगे। आप स्वयं कर रहे हैं या आपकी प्रेरणा कोई अन्य व्यक्ति जो तो देख रहा है या चित्र खींच रहा है, ठीक है, तब यह अपराध घटित होगा। स्थान कौन सा है इससे मतलब नहीं, स्थान बंद हो सकता है, आप दराज से झांक रहे हैं, ठीक है, ऊपर छत नहीं है और आप ऊंचाई पर खड़े होकर देख रहे हैं, बाई चांस आप छत पर पहुंचे, अकस्मात दृश्य पर नजर पड़ गई, वो एक अलग बात है। अकस्मात आदमी नजर पड़ती, वो फट से बदल लेता है, अपनी नजर हटा लेता है वहां से, वो एक डिफरेंट बात है। आप सार्वजनिक स्थान पर हो सकते हैं, वहां भी दिखाई देता है, लेकिन दिखाई देने का अर्थ यह नहीं हुआ कि आप देखेंगे, ठीक है, इसका अर्थ बिल्कुल यह नहीं हो सकता। इसीलिए यह अपराध सृजित किया गया। और कब? 2013 में निर्भया केस के बाद ये सारे अपराध आए हैं। कहता जो कोई किसी महिला को जो उन परिस्थितियों के अधीन जिनमें वह यह प्रत्याशा करती है कि उसे अपराध करने वाला या अपराध करने वाले के कहने पर कोई अन्य व्यक्ति देख नहीं रहा होगा, किसी प्राइवेट कृत्य में लगी किसी महिला को एक टक देखेगा। अब उसने बात एकदम क्लियर कर दी, या उसका चित्र खींचेगा अथवा उस चित्र को प्रसारित करेगा, ठीक है, तीनों बातें आ रही हैं। आपने खींचा, एक टक देखा, या न तो आपने एक टक देखा न चित्र खींचा किंतु प्रसारित किया, और आपने तीनों काम किए। आपने कोई दो किए, आपने कोई एक किया। इस सबसे आपकी कल्पेबिलिटी पर, आपकी दोषिता पर कोई असर नहीं आता, आप दोषी माने जाएंगे। वही बात लगातार हम बोल रहे थे जो उसने सेक्शन में एकदम क्लियर कर दी कि दिखाई पड़ जाना बात अलग है। दिखाई पड़ गया, बहुत बार दिखाई पड़ जाता है, लेकिन देखना ये एकदम अलग बात है। देखने में एक टक देखा जाता है, और जब एक टक आपने देखा आप इन्वॉल्व हो गए, ठीक है। जैसे हमने कहा कि सुनना और सुन लेना दो अलग बातें हैं, ठीक है। आप कई बार कहते हैं भैया मेरी भी सुन लो, ठीक है, उससे पहले जो कुछ आप कह रहे हैं वो सामने वाले को सुनाई नहीं पड़ रहा, ऐसी बात नहीं है, सुनाई तो पड़ रहा है लेकिन वो सुन नहीं रहा है आपकी। सुनाई पड़ना और सुनाई पड़ जाना ये तो अलग बात है, या सुनना और सुन लेना ये तो अलग बात है। ऐसे नजर का पड़ जाना और एक टक देखना ये अलग बात है। दिख जाना अलग बात है, देखना अलग बात है। देखने में आप इन्वॉल्व हुए और देखना कृत्य है, एक्ट है। दिख जाना घटना है, तो घटना और एक्ट कृत्य, इसके बीच फर्क को समझना होगा। और
इसी फर्क का साक्ष्य दिया जाएगा। ठीक है, एक हम क्षितिज की ओर देख रहे हैं, यानी आसमान में देख रहे हैं, तो दिखते हुए भी नहीं दिखेगा। ठीक है, बहुत सी चीजें होंगी जो मेरी नजर के सामने होंगी लेकिन नहीं दिखेगी। ऐसा अक्सर आपसे अभी पूछे हैं कि आप रास्ते से आए, क्या क्या देखा है, तो आप कुछ नहीं बता सकते, जबकि आप रास्ते में आंखें बंद करके नहीं आए, आप देखते हुए आए, लेकिन फिर भी आपने कुछ नहीं देखा क्योंकि आप उसमें इन्वॉल्व हुए ही नहीं। अनैच्छिक कृत्य था, नजर पड़ती गई। लेकिन अगर आप कुछ देखेंगे तो फिर उसके लिए जिम्मेदार हैं। तो दृश्य रतिकता, ये जो ऑफेंस है, ये एक टक देखने, चित्र खींचने या खींचे गए चित्र को प्रसारित करने, इससे निर्मित होगा। और कब? जबकि महिला प्राइवेट एक्ट में लगी है। ठीक है, और प्राइवेट एक्ट में लगने के कारण वह यह प्रत्याशा करती है, और प्रत्याशा किससे होगी? असभ्य मनुष्य से नहीं होगी। एक सामान्य सभ्यता का जो मनुष्य है, एक सामान्य एटिकेट का जो मनुष्य है, उससे वो प्रत्याशा करेगी कि वो उस समय उसे नहीं देखेगा। ठीक है, नहीं देखेगा मीनिंग देर बाय एक तक देखेगा नहीं, यानी खुद को इन्वॉल्व करके नहीं देखेगा। वो दिख जाए ऐसे व्यक्ति को, ये अलग बात। तो अगर ये स्थिति है, ऐसी परिस्थितियों के अधीन, परिस्थितियां वो प्राइवेट एक्ट में किस स्थान पर लगी है इससे मतलब नहीं, वो सार्वजनिक स्थान हो सकता है, कुंभ है, गंगा स्नान है, बहुत सारी ऐसी स्थितियां हैं जिनमें सार्वजनिक स्थानों पर, ठीक है, इस प्राइवेट एक्ट, प्राइवेट कृत्य किए जाएंगे, लेकिन उनका अर्थ देखना तो नहीं हो सकता। ठीक है, ऐसे कृत्य या ऐसे काम जो कि लोग घरों में, ठीक है, करते हैं। कई बार शरणार्थी कैंप है, हमास की लड़ाई चल रही इजराइल में, गाजा में, तो शरणार्थी कैंप लगे हुए हैं उन कैंपों में। ठीक है, बहुत भीड़ है, लेकिन फिर भी एक युक्ति संगत मनुष्य, एक सामान्य शिष्टाचारी मनुष्य उन चीजों को नहीं देखेगा। ठीक है, और अगर देख रहा है तो वो अच्छा आदमी तो नहीं है। ठीक है, उन्हीं बातों के लिए उसने कहा उस चित्र को प्रसारित करेगा तो प्रथम दोष सिद्धि पर दोनों में से किसी बात के कारावास से जिसकी अवधि 1 वर्ष से कम नहीं होगी, यानी न्यूनतम दंड ये भी प्रोवाइड कर रहे हैं, किंतु जो 3 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा, और जुर्माने से भी दंड नहीं होगा। और द्वितीय अथवा पश्चातवर्ती किसी दोष सिद्धि पर दोनों में से किसी बात के कारावास से जिसकी अवधि 3 वर्ष से कम की नहीं होगी, किंतु जो 7 वर्ष तक की हो सकेगी। सेकेंड टाइम आप फिर वही काम कर रहे हैं तो फिर सजा बढ़ेगी। ठीक है, और प्राइवेट कृत्य ये क्या है, इसको उसने स्पष्टीकरण में स्पष्ट कर दिया। उसने कहा कि इस धारा के प्रयोजनों के लिए प्राइवेट कृत्य के अंतर्गत ताकने का ऐसा कोई कृत्य आता है जो ऐसे किसी स्थान में किया जाता है जिसके संबंध में परिस्थितियों के अधीन युक्त रूप से यह प्रत्याशा की जाती है कि वहां एकांतता होगी। ठीक है, और आगे उसने ये बताया है कि अगर कोई ऐसा कृत्य है, जो उसने उदाहरण दिए हैं सेक्शन में, कि ये कृत्य जिनके संबंध में सामान्य तौर पर यह प्रत्याशा की जाती है कि ये सार्वजनिक स्थान पर नहीं किए जाएंगे। ठीक है ना, प्राइवेट कृत्य से मतलब क्या निकला, ऐसे कृत्य जिनके संबंध में ये प्रत्याशा की जाती है कि कोई भी उन्हें सार्वजनिक स्थानों पर नहीं करेगा। तो अगर मजबूरी में ये कृत्य सार्वजनिक स्थान पर भी करने पड़ रहे हैं तो भी प्रत्याशा यही होगी
कि इस समय कोई युक्ति संगत मनुष्य ऐसे कृत्य में लगी स्त्री का न तो चित्र खींचेगा और न ही उसे एक तक देखेगा। ठीक है, और अगर आप ऐसा करते हैं, ठीक है, तो फिर आप वोयरिज्म या दृश्य रसिकता इसके दोषी हो सकते। एक बात बड़ी आती है, आजकल तो बड़ी ही प्रचलन में है, बाकायदा प्रचलन में है कि लोग अपने इन प्राइवेट कृत्यों को जो यहां लिखे हैं, इनमें से सबके तो नहीं, लेकिन बहुत सारे कृत्यों के वीडियो खुद बनवाते हैं और खुद फोटो खिंचवाते हैं। यह है, खूब प्रचलन में है, क्योंकि वकील और पुलिस इसके समक्ष समाज बिल्कुल अपनी नग्न स्थिति में सामने खड़ा होता है, क्योंकि अंततः तो वही आना है सारा कुछ। इसलिए पुलिस और वकील इसे विश्वास नहीं आता है किसी पर भी, क्योंकि अगर दीवानी वकील है तब भी रोज देखता है कि कचहरी में बेटे और पिता, मां और बेटे, बहन बहन, भाई बहन, बेटी पिता, इनके बीच झगड़े हैं। और किसको लेकर? संपत्ति को लेकर। ठीक है, समाज बिल्कुल अपनी वास्तविक दशा में कचहरियों में और पुलिस वालों को दिखाई देता है। तो वहां अक्सर खूब आता है। कई अभी भी मेरे कोर्ट में एक मुकदमा चल रहा है, बाकायदा इतने भद्दे फोटोज उसमें हैं, पति का मर्डर है, ठीक है, और पत्नी और प्रेमी ने मिलकर किया है। इतने भद्दे फोटो लगे हैं उसमें जिसका कोई हिसाब नहीं, लेकिन वो एक फाइल है, देखी जाती है रोज। अब वो फोटो खिंचाए नहीं है तो लगे कैसे? कि किसी ने खींचे तो है नहीं, खींचे तो आपने खुद। ठीक है, तो अगर ऐसे, अब वही बात है कि कानून समाज की दशा को देखकर बनाना पड़ेगा। भाई समाज जैसा होता जाएगा, कानून में उसके संबंध में प्रोविजन आते जाएंगे, क्योंकि समाज में आखिर करे क्या? भाई समाज की जैसे जैसे स्थिति बदलती जाएगी, समाज की नैतिक मान्यताएं बदलती जाएंगी, वैसे वैसे कानून में प्रावधान करने पड़ेंगे। ठीक है, इसीलिए आप स्पष्टीकरण 2 देखें, कहता है जहां पीड़िता चित्रों या किसी अभिनय के चित्रों को खींचने के लिए सम्मति देती है, चित्रों या अभिनय के चित्रों, दोनों में से कोई, इसका मतलब चित्रों को खींचने के लिए सम्मति देती है, इसका मतलब विधायिका के ध्यान में आ गया है कि चित्रों को खींचने के लिए भी सम्मति मिल सकती है। और यहां चित्र फोटोग्राफी की बात नहीं चल रही, सेल्फी की बात नहीं चल रही है। इस स्पष्टीकरण 2 का आवश्यक संबंध स्पष्टीकरण 1 से है। यह स्पष्टीकरण 2 स्पष्टीकरण 1 के बाद आया है। इसका मतलब यहां जो चित्र खींचने की बात हुई है वो स्पष्टीकरण 1 में उल्लिखित कृत्यों के चित्र खींचने की हुई है। ठीक है, तो कहता है जहां पीड़िता चित्रों या किसी अभिनय के चित्रों को खींचने के लिए सम्मति देती है, किंतु अन्य व्यक्तियों को उन्हें प्रसारित करने की सम्मति नहीं देती। ठीक है, चित्र खींचने की सम्मति है किंतु प्रसारित करने की नहीं है, और आपने प्रसारित किया तो भी ये ऑफेंस घटित होगा। और इसीलिए हमने कहा कि समाज की गिरावट को देखते हुए कानूनी प्रावधान करने पड़ते हैं। जहां तक बच सके समाज, वहां तक बचाया जाएगा। अब जब समाज की नैतिक मान्यताएं इस कदर बदली कि आप ऐसे कृत्यों के चित्र अपनी सम्मति से खिंचा सकते हैं, ठीक है, तो भी बचाना तो है ही। ठीक है, तब विधायिका ने यहां तक बात स्वीकार कर ली कि अगर अपनी सम्मति से खिंचाए भी हैं तो भी आपने प्रसारित क्यों किए। और हम तो अक्सर ये कहा भी करते हैं अपनी कोर्ट में, जैसे कोई आता है हमारे पास
कि कोर्ट साहब ये इन्होंने तो खुद खिंचाए, तो हम कहते तो इसके लिए खिंचाए थे कि आप ठीक है डाल देंगे इंटरनेट पे, ये कहीं अपलोड कर देंगे, इसके लिए खिंचाए थे? ये बताया था आपने कि हम अपलोड करेंगे? अगर अपलोड करना भी बताया हो और फिर खिंचाए हो तो बात करो, अदरवाइज खिंचाए थे इससे क्या? और यही स्थिति को ध्यान में रखकर स्पष्टीकरण 2 बनाया गया है। कहता जहां पीड़िता चित्रों या किसी अभिनय के चित्रों को खींचने के लिए सम्मति देती है किंतु अन्य व्यक्तियों को उन्हें प्रसारित करने की सम्मति नहीं देती, और जहां उस चित्र या कृत्य का प्रसारण किया जाता है वहां ऐसे प्रसारण को इस धारा के अधीन अपराध माना जाएगा। यद्यपि although there was a consent of both parties, ठीक है, बट वो शूटिंग के लिए कंसेंट थी, ना कि ब्रॉडकास्टिंग के लिए कंसेंट, ठीक है, कंसेंट थी, ब्रॉडकास्टिंग के लिए नहीं थी। दैट इज वाई ऑफेंस विल बी मेड, अपराध फिर भी बनेगा, ठीक है। आगे कहता पीछा करना, ये भी आज की डेट पर बड़ा लोकप्रिय ऑफेंस है। लोकप्रिय मीनिंग देर में, लोकप्रिय तो खैर पॉजिटिव शब्द है, ऑफेंस के साथ उपयोग नहीं होना चाहिए। पॉपुलर मतलब बहुतायत से घटित होने वाला ऑफेंस है, और इसके लिए आईपीसी में कौन सा सेक्शन थे? 354A सेक्सुअल हैरेसमेंट में था, 354B विवस्त्र करना था, 354C दृश्य रतिकता था, और 354D पीछा करना ये था, जो वर्तमान में आपका 75, 76, 77 और 78 हो गए। 78 कहता है ऐसा कोई पुरुष, इसका मतलब ये ऑफेंस भी पुरुष ही करेगा, स्त्री के द्वारा स्त्री का पीछा किया जाना ये अपराध को गठित नहीं करेगा। और पीछा करने से मतलब यहां लिटरली पीछा करने से नहीं है, यानी शाब्दिक तौर पर जो पीछा करने का अर्थ समझा जाता है वही यहां समझा जाए, ऐसी बात नहीं है, बल्कि यहां पीछा करने का क्या अर्थ है ये स्वयं सेक्शन में विधायिका स्पष्ट करेगी कि किन किन बातों को इस सेक्शन के अर्थ के अंतर्गत हम पीछा करना मानेंगे। इवन इंटरनेट इसका उपयोग कोई कर रहा है, उसे आप मॉनिटर कर रहे हो, ठीक है, जैसे प्रोफाइल आप लगातार चेक करते रहते हैं, करते हैं, खूब करते हैं लोग, ठीक है, लगातार। आज सोशल मीडिया का युग है, लगभग सभी सोशल मीडिया पर है। ऐसे लोग जिनसे आप संबंध स्थापित करना चाहते थे लेकिन उन्होंने आपको कभी कोई लिफ्ट नहीं दी, उनको आप ठीक है ढूंढ रहे हैं सोशल मीडिया पर, और ढूंढकर लगातार पीछा कर रहे हैं, प्रोफाइल चेक कर रहे हैं, लगातार देख रहे हैं, ठीक है, फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज रहे हैं। इसीलिए अब क्या किया? प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, इसलिए प्रोफाइल को लॉक करने की सुविधा ये आ गई, ठीक है, कि न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, ठीक है। अदरवाइज अगर आप ये कर रहे हो तो पीछा करने का अपराध घटित हो सकता है, हम ये नहीं कह रहे घटित होगा, ठीक है, घटित हो सकता है। घटित हो इसके लिए क्या होगा? कहता ऐसा कोई पुरुष जो किसी महिला का उससे व्यक्तिगत अन्योन्य क्रिया मीनिंग देयर बाय पर्सनल कॉन्टेक्ट जिसे बोलते हैं अंग्रेजी में, अंग्रेजी देख लें, कहता एनी मैन हु फॉलोज ए वुमेन एंड कॉन्टेक्ट और अटेम्प्ट टू कॉन्टेक्ट सच वुमेन टू फॉस्टर पर्सनल इंटरेक्शन, ठीक है, एक सामाजिक इंटरेक्शन होता है, सामाजिक इंटरेक्शन में कोई बात ही नहीं है, कोई किसी से कर सकता है,
करते ही हैं लोग, लेकिन पर्सनल इंटरेक्शन ये बिल्कुल अलग बात है। सोशल या सामाजिक इंटरेक्शन, इसमें तो कोई बात ही नहीं है। और पर्सनल या सोशल इंटरेक्शन, इसे पहचानने की जो बहुत ठीक सी पद्धति है, ठीक है, बड़ी आसानी से पहचान में आता है। जब आपको शर्म सी अनुभव करें तो आप पर्सनल इंटरेक्शन डेवलप करना चाहते हैं, अदरवाइज कोई शर्म लगती नहीं, कोई किसी से, ठीक है, कुछ भी इंटरेक्शन कर सकता है। तो कहता है कि कोई पुरुष जो किसी महिला का उससे व्यक्तिगत अन्योन्य क्रिया को आगे बढ़ाने के लिए उस महिला द्वारा स्पष्ट रूप से अनिच्छा उपदर्शित किए जाने के बावजूद, ठीक है, स्पष्ट अनिच्छा उपदर्शित होनी चाहिए। अगर स्पष्ट अनिच्छा उपदर्शित नहीं है तो ऑफेंस नहीं बनेगा। जो पार्लियामेंट्री डिबेट चल रही थी उसमें यही कहा जा रहा था, और इसका बचाव शिक्षण का इसी प्रकार से किया गया था। यह कहा कि महिला द्वारा स्पष्ट रूप से अनिच्छा उपदर्शित करने के बावजूद, हमने कहा ना कि छिछोरपंथी से ऊपर उठकर अगर आप सोचना शुरू करेंगे सिर्फ विषयगत बात को ध्यान में रखते हुए, तो आपको खुद ध्यान में आ जाएगा कि दुनिया में लव मैरिज नाम की चीज है, उसका एग्जिस्टेंस से आप इनकार नहीं कर सकते। ठीक है, वो है अस्तित्व में, वो तथ्य है, वो एक सामाजिक तथ्य है, उससे इनकार नहीं हो सकता। ठीक है, और इस सामाजिक तथ्य में व्यक्तिगत अन्योन्य क्रिया यानी पर्सनल इंटरेक्शन बढ़ाने के लिए शुरुआत में पीछा होगा, यह भी एक सामाजिक तथ्य है। लव मैरिज कोई ऊपर से घटित तो हो नहीं जाएगी। ठीक है, ये सामाजिक तथ्य हैं जिनको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो जब आप ऑफेंस बना देंगे, ठीक है, तो लव मैरिज तो खत्म, क्योंकि जैसे ही आपने पर्सनल इंटरेक्शन बढ़ाने के लिए किसी का पीछा किया, आप तत्काल ऑफेंस करना है और आप उठा के जेल जाएंगे। ठीक है, जबकि अनुच्छेद 21 मूल फंडामेंटल राइट यह देता है, ठीक है, कि कोई बात अनैतिक भले ही हो, लेकिन अगर अविधिक नहीं है तो उसे करने की स्वतंत्रता आपके पास है। ठीक है, और जब आपने विवाह संबंधी जो विधियां हैं उनमें सिर्फ इतना अनिवार्य किया है कि सब 18-21 आयु होनी चाहिए, ठीक है, और ये विशेषताएं हो, बाकी कुछ आपने किया ही नहीं, तो हाउ यू कैन मेक सच ए प्रोविजन। ठीक है, जैसा कि 78 है, ये तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाएगा अगर ये शब्द न लिखे हो कि किसी महिला का उससे व्यक्तिगत अन्योन्य क्रिया को आगे बढ़ाने के लिए उस महिला द्वारा स्पष्ट रूप से अनिच्छा उपदर्शित करने के बावजूद बार बार पीछा करेगा, क्योंकि यह भी सामाजिक तथ्य है कि लव मैरिज में पर्सनल इंटरेक्शन बढ़ाने के लिए पीछा किया जाएगा, और प्रथम बार या एक बार या दो बार अनिच्छा भी उपदर्शित होगी। आप इस सामाजिक तथ्य को भी इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है, चलो पहली बार में अपराध ये नहीं बना, लेकिन दूसरी बार में तो बन जाएगा, इसलिए उसने कहा बार बार पीछा करेगा, स्पष्ट रूप से अनिच्छा उपदर्शित करने के बाद बार बार पीछा करेगा। और बार बार पीछा कितनी बार में मान लिया जाए, यह तथ्य का प्रश्न है। ठीक है, यही क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है, और इसी को डिसाइड कोर्ट करेगा। ठीक है, कि बार बार पीछा आपने किया है, ये कितनी बार में माना जाए। ठीक है, स्पष्ट अनिच्छा उपदर्शित, स्पष्ट अनिच्छा, ये उसने कहा है।
यानी आपने अनिच्छा उपदर्शित की, लेकिन इस प्रकार से की कि कोई युक्ति संगत मनुष्य उसे अनिच्छा का उपदर्शन नहीं मानेगा, तो भी आपने अनिच्छा उपदर्शित की है, यह बिल्कुल नहीं माना जा सकता। और प्रथम बार या दूसरी बार या तीसरी बार तक तो ऐसे भी अनिच्छा का उपदर्शन हो सकता है जो वाकई अनिच्छा का उपदर्शन माना जाए, लेकिन उसके बाद, ठीक है, इसीलिए यहां पर क्वेश्चन ऑफ फैक्ट के तौर पर कुछ संख्या नहीं बताई, केवल इतना कहा कि बार बार पीछा करता है और संस्पर्श करता है या संस्पर्श करने का प्रयत्न करता है। आगे भी बढ़ा दी बात, ठीक है। स्पष्ट अनिच्छा उपदर्शित करने के बाद न सिर्फ बार बार पीछा करता है बल्कि संस्पर्श भी करता है या संस्पर्श करने का प्रयत्न करता है, अटेम्प्ट टू, ठीक है, ये अटेम्प्ट करता है, तब ये पुरुष पीछा करने का दोषी माना जाएगा। यही ऑब्जेक्शन था पार्लियामेंट में। हमें पार्लियामेंट्री डिबेट इसकी याद है कि आप तो लव मैरिज को असंभव बना देंगे, ठीक है, इस सेक्शन को जोड़ने के बाद, क्योंकि प्रथम चेक फंडामेंटल राइट का वायलेशन ना हो, ये तो विधायिका की भी जिम्मेदारी है भाई। विधायिका, कार्यपालिका या न्यायपालिका, तीनों को कॉन्स्टिट्यूशन का ध्यान रखना है। अंतिम रूप से जब गलती हो ही जाए तब सुप्रीम कोर्ट की भूमिका शुरू होती कि दे आइडेंटिफाई, वो आइडेंटिफाई करेंगे कि नहीं अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो गया और अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित करेंगे। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि विधायिका स्वतंत्र हो गई या विधायिका से जिम्मेदारी हट गई, वो जानबूझकर अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट बनाकर रख दे इस भरोसे कि सुप्रीम कोर्ट तो है ही, ऐसा तो है नहीं। तो प्रथमता तो जो विधायिका है उसकी भी यह जिम्मेदारी है कि ऐसी कोई चीज ना है। तो पार्लियामेंट्री डिबेट इसी पर आधारित हो रही थी और यह कहा जा रहा था कि तो अब अनकॉन्स्टिट्यूशनल आप बना रहे हो, लेकिन ये जो शब्द थे इन्हीं के द्वारा सेक्शन का बचाव किया गया कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, क्योंकि उसने कहा स्पष्ट अनिच्छा उपदर्शित करने के बाद बार बार पीछा करता है और संस्पर्श करने का प्रयत्न करता है या संस्पर्श करता है, तब पीछा करने का अपराध बनेगा, ठीक है। उसके बाद कहता है जो कोई किसी, ऐसा कोई पुरुष, ऊपर वाला पढ़ा जाएगा क्योंकि जो के बाद डैश लगा हुआ है, तो जो कोई किसी महिला द्वारा इंटरनेट, ईमेल या किसी अन्य प्रारूप की इलेक्ट्रॉनिक संसूचना का प्रयोग किए जाने को मॉनिटर करता है, ठीक है, लगातार उस पर निगाह ये रखता है, वो भी पीछा करने का दोषी माना जाएगा, ठीक है, पीछा करने का अपराध करता है। अब एक्सेप्शन बता रहे हैं कि परंतु ऐसा आचरण पीछा करने की कोटि में नहीं आएगा यदि वह पुरुष जो ऐसा करता है यह साबित कर देता है कि ऐसा कार्य अपराध के निवारण या पता लगाने के प्रयोजन से किया गया था और पीछा करने के अभियुक्त पुरुष को राज्य द्वारा उस अपराध के निवारण और पता लगाने का उत्तरदायित्व तो सौंपा गया था। आप खुद शर्लक होम्स बन गए थे तब आप जेल जाएंगे, ठीक है, आपको खुद जेम्स बॉन्ड बनने की कोई जरूरत नहीं है। यू मस्ट प्रूव कि स्टेट ने हमें उस अपराध का पता लगाने और उसका निवारण करने का दायित्व दिया था, जिसका पता लगाने और निवारण करने के प्रयोजन से हमने पीछा किया, यह आपको साबित करना पड़ेगा, ठीक है, अदरवाइज आप इस अपराध के दोषी हो सकते हैं, ठीक है। या ऐसा किसी विधि के अधीन या किसी विधि के अधीन किसी व्यक्ति द्वारा अधिरोपित किसी शर्त या अपेक्षा का पालन करने के लिए किया गया था, यह भी हो सकता है कोई कानून ही इस बात के लिए अधिकृत कर रहा हो, ठीक है, या कानून ने कोई शर्त लगाई हो जिसकी वजह से किसी महिला से, ठीक है, पर्सनल इंटरेक्शन करने के लिए पीछा करने की जरूरत पड़े, ठीक है। हमें
इस बात की कानून ने जिम्मेदारी दी है कि जितनी महिलाएं कुछ विशेष रोगों की रोगी हों, ठीक है, उन्हें हम दवाई उपलब्ध कराएं। ठीक है, तो हमें पर्सनल इंटरेक्शन तो करने ही होंगे, अदरवाइज वो पर्टिकुलर रोग या वो पर्टिकुलर स्थितियां उनके साथ हैं या नहीं, ये हम जानेंगे कैसे? ठीक है, तो अगर कोई ऐसी दशा है और हम पुरुष हैं तो भी हम इस अपराध के दोषी नहीं माने जाएंगे, या विशिष्ट परिस्थितियों में ऐसा आचरण युक्त और न्यायोचित था। कोई और परिस्थिति, कोई भी परिस्थिति, हमें लग रहा है ये लड़की घर से नाराज होकर जा रही है, ठीक है, और उम्र इतनी कम है कि बेवकूफी में जा रही हो, पता नहीं कहां पहुंच जाएगी। हमने पीछा न सिर्फ किया बल्कि उससे पर्सनल इंटरेक्शन डेवलप करने की कोशिश भी की, संस्पर्श भी किया, हमने हाथ पकड़कर रोकने की कोशिश की। आप ये नहीं कह सकते कि हम पीछा करने के अपराध के दोषी हो गए, क्योंकि विशिष्ट परिस्थितियां थी, उनमें मेरा आचरण बिल्कुल युक्त और न्यायोचित था। तो अगर हम ये साबित करने में समर्थ हो जाते हैं तो बिल्कुल हम इस अपराध के दोषी नहीं हैं। ठीक है, कहता है अब तक सेक्शन 2 में वो दंड दे रहा है, जो कोई पीछा करने का अपराध करेगा वह प्रथम 2 सिद्धि पर दोनों में से किसी बात के कारावास से जिसकी अवधि 3 वर्ष की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी। और सेकंड टाइम किसी द्वितीय या पश्चातवर्ती, यानी चाहे सेकंड टाइम हो, थर्ड टाइम हो, फोर्थ टाइम हो, कुछ कब भी हो, 2 सिद्धि पर किसी बात के कारावास से जिसकी अवधि 5 वर्ष की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। ठीक है ना। अब अगला जो सेक्शन है, ये वो सेक्शन है जो पहले 509 आईपीसी में होता था। ठीक है, लज्जा भंग करने के आशय से हमला या आपराधिक बल का प्रयोग, ये अलग बात है। ठीक है, लज्जा भंग करने के आशय से हमला या आपराधिक बल का प्रयोग ये किया गया। लज्जा का निरादर करना, ये दूसरी बात हुई। ठीक है, निरादर में हमारी जो गतिविधि होती है वो दूसरे के प्रति उपेक्षा के आधार पर की जाती है। ऐसा लगता है मानो तुम्हारे होने या ना होने का कोई फर्क हम पर नहीं पड़ता। हमने कल भी कहा था कि आदमी में एक संकोच पाया जाता है जिसे उसकी शर्म कहा जाता है। कहा भी जाता है कुछ तो शर्म करो, तुम ऐसा कर रहे हो। ठीक है, और कई बार हम ये भी कहते हैं कि अरे इसमें क्या शर्म, करो ऐसा। ठीक है, तो जहां पर लज्जा का भंग किया जाना, ये जिन बातों के प्रति लज्जा को हटाया जाना ठीक नहीं माना जा सकता। जिन बातों के प्रति लज्जा को भंग करना, या लज्जा भंग करना तो नहीं कहना चाहिए, जिन बातों के प्रति व्यक्ति की जो शर्म है उसको खत्म करना उचित माना जाए, उन कामों के प्रति, उन परिस्थितियों में अगर उसकी शर्म आप खत्म करने की कोशिश कर रहे हो तो आपकी इस कोशिश को जो नाम दिया जाता है उसे प्रोत्साहन कहते हैं, उसे समर्थन कहते हैं। ठीक है, उसे प्रेरित करना यह कहा जाता है। ठीक है ना, जैसे हम आपको प्रेरित कर रहे हैं एज ए जूनियर, क्या यार इसमें क्या शर्म, तुम वकील हो, कहो अपनी बात। ठीक है, नहीं करेंगे मत करें, ये उनका काम है। तुम्हारा काम निवेदन करना है, अपने वकील की बात रखना है, इसमें क्या शर्म, कहो।
तो हम आपको प्रेरित कर रहे हैं, हम आपकी शर्म छुड़वा रहे हैं, क्योंकि इस परिस्थिति में आपकी शर्म या आपकी लज्जा का निवारण करना यह सामाजिक दृष्टिकोण से उचित है। तो हम लज्जा निवारण कर रहे हैं आपका, लेकिन उस काम के प्रति कर रहे हैं जिस काम के प्रति लज्जा का निवारण करना सामाजिक तौर पर उचित माना जाता है। तो मेरे बारे में, ये मेरे इस कृत्य के बारे में जो कुछ कहा जाएगा वो ये कहा जाएगा कि हम आपको प्रोत्साहित कर रहे हैं, हम आपको प्रेरित कर रहे हैं, हम आपका समर्थन कर रहे हैं, और जिन कामों के प्रति लज्जा का निवारण करना उचित नहीं माना जाएगा, उन कामों के प्रति आपकी जो लज्जा है उसको भंग करने के लिए हमने आपराधिक बल का प्रयोग या हमला कर दिया। आपकी लज्जा जो ऐसे काम के प्रति है जिसके प्रति होनी ही चाहिए, जिस काम के प्रति आप में शर्म होनी ही चाहिए, ठीक है, उस लज्जा को, उस शर्म को भंग करने के लिए, उस शर्म को खत्म कर देने के लिए, क्योंकि आप तैयार नहीं हुए हैं, ठीक है, इसलिए हमने आपराधिक बल का प्रयोग किया या हमला किया कि या तो आप इस लज्जा को छोड़ो, ठीक है। जैसे कोई स्त्री किसी से पर्सनल इंटरेक्शन नहीं रखना चाहती, पर्सनल कांटेक्ट नहीं रखना चाहती, ठीक है, या किसी के भीड़ भरे स्थान में नहीं घुसना चाहती, तो आप उसकी ये जो लज्जा है, ये जो शर्म है, इसको भंग करने के लिए उस पर आपराधिक बल भंग करने के लिए मीनिंग दे रही, वो कर नहीं रही है, इसलिए वो करे, इस दिशा में प्रेरित करने के लिए आपने उस पर आपराधिक बल का प्रयोग या हमला किया, ठीक है। अब आप उतने बदतमीज नहीं हैं, ये यूं कहें आप उतने दुस्साहसी नहीं हैं, ये ज्यादा ठीक शब्द है, कि आप स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग कर पाए, इतने दुस्साहसी नहीं हैं आप। लेकिन आप थोड़े बेहया, बेशर्म, ठीक है, आप बेहया, बेशर्म और धूर्त हैं, इसलिए आप लज्जा भंग करने के आशय से हमला तो नहीं कर पा रहे क्योंकि साहस नहीं है, आपराधिक बल का प्रयोग तो नहीं कर रहा है क्योंकि साहस नहीं है, और इस साहस का अभाव कई कारणों से हो सकता, आप बड़े अच्छे आदमी समझे जाते हैं और आप अपनी इमेज खराब नहीं करना चाहते, ठीक है, इसलिए आप ऐसा नहीं कर रहे, लेकिन मन में बहुत कलुषित विचार आपके हैं, नीच आप बहुत हो, बेहया भी है, बेशर्म भी है, धूर्त भी है, नीच भी है, और करना आप वही चाहते हैं जो लज्जा भंग करने के आशय से हमला या आपराधिक बल का प्रयोग करने पर करने का प्रयत्न किया जाता है, करना वही चाहते हैं। तो आप क्या कर रहे हैं? कोई अंग विक्षेप, ठीक है, कोई ऐसे इशारे, अंग विक्षेप, अंगों से, हाथ से कोई ऐसा इशारा भद्दा ये कर रहे हैं, कोई शब्द उच्चारित कर रहे हैं, कोई चीज प्रदर्शित कर रहे हैं, वो पोर्नोग्राफिक मटेरियल हो सकता है, वो आपका पोर्नोग्राफिक वीडियो या सीडी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, ऐसा आप कर रहे हो तो भी आप अपराध कर रहे हो, ठीक है। आपने क्या किया? स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से हमला नहीं किया, आपराधिक बल का प्रयोग नहीं किया,
लेकिन आप ये सब कर रहे हो और महिलाएं वहां उपस्थित हैं। ठीक है, महिलाएं वहां हैं और आप ये कर रहे हो, तो आप लज्जा का निरादर कर रहे हो। ठीक है, क्योंकि आप दूर तो करना तो वही चाहते हो, कर नहीं पा रहे हो, उतना साहस नहीं है, साहस किसी भी कारण से नहीं है। ठीक है, तो आप लज्जा का निरादर कर रहे हो। ठीक है, होना यह चाहिए कि अगर ऐसा कुछ, क्योंकि अगर ऐसा कुछ अकेले में किया जाना अपराध नहीं है तो आप अकेले में कर सकते हैं, करिए। अगर आप नहीं मानते हैं तो अकेले में चूंकि कर सकते हैं, आप करिए, क्योंकि वो नहीं माना जाता अपराध। लेकिन जहां महिलाएं हैं वहां आपसे इस प्रकार की अपेक्षा नहीं की जाती है, और अगर आप ऐसा करते हैं तो उनकी लज्जा का निरादर ये तो होता ही है। ठीक है, इसको ऑफेंस बनाया था 509 में, जो अब ले आए हैं 79 में। कहता शब्द अंग विक्षेप या कार्य जो किसी महिला की लज्जा का अनादर करने के लिए आशयित। ठीक है, गर्ल्स कॉलेज के सामने खड़े होके आप, ठीक है, लघु शंका ही कर रहे हैं। ठीक है, तो लज्जा का निरादर करने का आपका आशय, अदरवाइज कोई ऐसा नहीं करेगा। ठीक है, तो कहता है जो कोई किसी महिला की लज्जा का अनादर करने के आशय से कोई शब्द कहेगा, कोई ध्वनि या अंग विक्षेप करे, कोई ध्वनि उसने कहा है और कोई शब्द कहा है, जरूरी नहीं गाली देगा। कई बार अच्छी बात कहकर भी, ठीक है, वक्रोक्ति हम लोगों ने पढ़ी थी, जब मानहानि की बात करते थे तो मानहानि दो तरीकों से होती थी। एक मानहानिकारक शब्दों का प्रयोग करके, और दूसरी मानहानि होती थी वक्रोक्ति के माध्यम से। ठीक है, और हमेशा आपसे जो एग्जाम में पूछते हैं वो क्या पूछते हैं? वक्रोक्ति के माध्यम से मानहानि। और इसलिए पूछते हैं कि मानहानि एक ऐसा अप्रत्यय है जो अगर अपमानजनक शब्दों के प्रयोग के माध्यम से किया गया है तो जो साक्ष्य का सामान्य नियम है वो उल्टा होता है। साक्ष्य का सामान्य नियम यह है कि जो न्यायालय से ये चाहता है कि न्यायालय उसकी बात पर विश्वास करे या उसके द्वारा कथित तथ्यों की सत्यता पर या उसके द्वारा कथित तथ्यों के अस्तित्व पर विश्वास करे, उसी को साबित करना होगा कि उसके द्वारा कथित तथ्य अस्तित्व में हैं, ये उसी को साबित करना होगा। लेकिन अगर मानहानि का अकृत्य अपमानजनक शब्दों के प्रयोग के माध्यम से किया गया है तो न्यायालय ये मानकर चलता है कि ये अपमानजनक शब्द न सिर्फ झूठ हैं, न सिर्फ झूठ हैं, बल्कि जिस व्यक्ति के संबंध में ये प्रयुक्त हुए हैं उस व्यक्ति की मानहानि करने के प्रयोजन से ही ये तथ्य कहे गए थे। ये मानकर चलता है न्यायालय, ये उपधारित करके चलता है, और जो उपधारित करके चलेगा तो साक्ष्य का जो सामान्य नियम है ये फट से बदल जाएगा और सबूत का भार किस पर पहुंचेगा? प्रतिवादी पर, कि वो ये साबित करे कि उसका मामला मानहानि के जो अपवाद हैं उनके अंतर्गत आता है और इसलिए वो मानहानि के अकृत्य का दोषी नहीं है। लेकिन जब वक्रोक्ति के माध्यम से मानहानि की जाती है तब क्या होता है कि व्यक्ति के संबंध में जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं वे निर्दोष होते हैं, उन शब्दों में कोई खराबी नहीं होती। लेकिन जिस व्यक्ति के संबंध में वो प्रयोग हुए हैं उस व्यक्ति के जीवन से जब उन शब्दों को जोड़कर देखा जाता है तो वे शब्द उस व्यक्ति के संबंध में अपमानजनक हो जाते हैं। ठीक है, इसलिए वक्रोक्ति के माध्यम से जब मानहानि की जाती है तो साक्ष्य का सामान्य नियम लागू होता है
अर्थात वक्रोक्ति के माध्यम से मानहानि किए जाने की दशा में वादी को यह साबित करना होगा सामान्य स्थिति के समान कि जो शब्द प्रयोग हुए वे देखने में यद्यपि निर्दोष हैं, किंतु उसके अपने जीवन में घटित घटनाओं के साथ जोड़कर देखने पर ये शब्द न सिर्फ उसके संबंध में अपमानजनक हो जाते हैं, बल्कि उसके संबंध में ये शब्द प्रयोग उसे अपमानित करने के लिए ही किया गया। ठीक है, तो वक्रोक्ति के माध्यम से मानहानि जब करते हैं तो ऐसा ही होता है। हमने आपको जब पढ़ाया था, ऑन कैमरा बोलेंगे नहीं हम, लेकिन एक स्थान के बारे में अखबार में छपा था कि अमुक स्थान पर रासलीला प्रारंभ हुई, और हमारे एक मिलने वाले हैं, उन्होंने उसका फोटो लिया, फेसबुक पे डाला और उस पर कैप्शन लिख दिया कि बंद कब थी। ठीक है, अमुक स्थान पर रासलीला शुरू, ये अखबार में समाचार है, और अखबार के इस समाचार का आपने फोटो लिया, वॉल पर लगाया और ऊपर लिख दिया कि इस स्थान पर रासलीला बंद कब थी। तो उस स्थान पर घटित विशेष प्रकार की घटनाएं, उनके साथ जब ये शब्द पढ़े जाएंगे तो फिर विशेष प्रकार के अर्थ निकलने लगेंगे। ये वक्रोक्ति के माध्यम से मानहानि का उदाहरण है। ठीक है ना, तो वक्रोक्ति यानी अच्छे शब्दों के प्रयोग से भी किसी की मानहानि हो सकती है, अच्छे शब्दों के प्रयोग से भी किसी की लज्जा का अनादर ये किया जा सकता है। ठीक, अच्छे शब्दों के प्रयोग से भी किसी का अनादर ये हो सकता है। तो कहता है, जो कोई किसी महिला की लज्जा का अनादर करने के आशय से कोई शब्द कहेगा, कोई ध्वनि या अंग विक्षेप करेगा, या किसी भी रूप में कोई वस्तु प्रदर्शित करेगा, कोई वस्तु में सब चीजें आ गई, अश्लील वस्तुएं भी आ गई, और जो वस्तुएं अश्लील नहीं है किंतु अश्लील प्रयोजनों से प्रदर्शित की गई हैं वो भी आ गई। ठीक है, क्योंकि ऊपर कह दिया लज्जा का अनादर करने के आशय से, ठीक है, प्रदर्शित करेगा, इस आशय से कि ऐसी महिला द्वारा ऐसा शब्द या ध्वनि सुनी जाए, या ऐसा अंग विक्षेप या वस्तु देखी जाए, अथवा ऐसी महिला की एकांतता का अतिक्रमण करेगा। ठीक है, लेडीज कंपार्टमेंट है, अननेसेसरी आप घुस रहे हैं, लेडीज वॉशरूम है, उसमें आप अननेसेसरी घुस रहे हैं। ठीक है, एकांतता का अतिक्रमण है। ठीक है, वो सादा कारावास से जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा, और जुर्माने से भी दंड नहीं होगा। यह ऑफेंस पहले 509 का था, अब ये आपका 79 ये हो गया। ठीक है, इसके बाद सेक्शन 80। तो आप देख रहे हैं कि महिलाओं से संबंधित सारे अपराध अब एक जगह पर ला रहे हो। हालांकि इसके कारण से समस्याएं भी आएंगी, जैसे जो ऑफेंस पहले 366 का था, ठीक है, वो आपका यहां पर ले आए हैं, कहां, 87 में। अब 87 को समझाने के लिए पहले विपरण और अपहरण बताइए, उसके बिना हो ही नहीं सकता। जो ऑफेंस पहले 493 494 में थे, वो अब 81 82 यहां आ गए। ठीक है, आपका 495 में था, वो 83 में आ गया। तो ये सारे जो पहले 498 में था वो आपका 84 में आ गया, जो 498 ए में था वो 85 में आ गया। तो ये सारी चीजें हुई हैं, लेकिन अब महिलाओं से संबंधित सारे अपराध उन्होंने एक ही जगह पर कंसोलिडेट कर दिए। तो दहेज मृत्यु क्या कहता है, विवाह से संबंधित अपराधों के विषय में, यानी चैप्टर को उन्होंने सब कैटेगराइज किया। ठीक है, और सब कैटेगराइज करके अब वो विवाह से संबंधित जो अपराध महिलाओं के प्रति कारित होते हैं उनका यहां वर्णन कर रहे हैं। विवाह 2 पक्षों में होता है, और विवाह संबंधी अपराध दोनों के प्रति ये हो सकता है, लेकिन यहां विशेष जोर महिलाओं के संबंध में ही है। ठीक है, दहेज मृत्यु
इसे परिभाषित कर रहा है, कहता जहां किसी महिला की मृत्यु किसी दाह या शारीरिक क्षति द्वारा कारित की जाती है या उसके विवाह के 7 वर्ष के भीतर सामान्य परिस्थितियों से अन्यथा हो जाती है। इसमें सबसे बड़ी जो दहेज मृत्यु के संबंध में गलत फहमी आप में पलती है, वो गलत फहमी क्या पलती है कि अगर विवाह के 7 वर्ष पूरे हो गए और फिर महिला की मृत्यु हुई तो दहेज मृत्यु तो है ही नहीं, दहेज मृत्यु नहीं कम से कम, क्योंकि जो क्रिमिनल लॉ है उसका अर्थान्वयन हमेशा शाब्दिक होगा, जो लिखा है ठीक वही लागू होगा। और लिखा यही है कि महिला की मृत्यु कैसे होनी चाहिए, दाह के परिणाम स्वरूप, शारीरिक क्षतियों के परिणाम स्वरूप, ठीक है, या सामान्य परिस्थितियों से अन्यथा। और कब होनी चाहिए, विवाह के 7 वर्ष के भीतर, यानी टाइम दिया गया है विवाह के 7 वर्ष के भीतर। तो इसका मतलब दांडिक विधि के अर्थान्वयन के सामान्य नियमों के मुताबिक अगर विवाह के 7 वर्ष हो गए और उसके बाद महिला की मृत्यु दाह के परिणाम स्वरूप, शारीरिक क्षतियों के परिणाम स्वरूप या सामान्य परिस्थितियों से अन्यथा हुई है, तो कम से कम वो दहेज मृत्यु नहीं है, क्योंकि दांडिक विधियों के निर्वचन के सामान्य सिद्धांतों के मुताबिक अगर अपराध को संगठित करने वाले किसी एक संगठक इसकी अनुपस्थिति भी है तो संबंधित कृत्य को वो अपराध नहीं माना जा सकता। जिस अपराध का होना अभियोजन द्वारा कथित किया जा रहा है वो ही नहीं सकता। तो अगर विवाह के 7 वर्ष पूरे हो गए और उसके बाद महिला की मृत्यु हुई है तो भले ही धारा 304B या धारा 80 इसकी अन्य सब आवश्यकताएं पूरी हो जाएं, लेकिन ऐसी मृत्यु को दहेज मृत्यु नहीं कहा जा सकता। तो जो सबसे बड़ा अंतर्द्वंद, सबसे बड़ा डायलेमा आपके मनों में चलता है, कम से कम मेरे मन में चलता था, क्योंकि दिमाग उस समय उतना विकसित नहीं होता, तो अंतर तो इस बात पर चलता था कि 7 वर्ष से ऊपर हो गए और महिला मर गई, इस प्रकार से ही मरी कि बाकी सारी चीजें पूरी, तो दहेज मृत्यु नहीं है तो क्या है, दहेज मृत्यु नहीं है तो क्या छूट जाएगा आदमी, तो छूटेगा नहीं। तब वो उस महिला की हत्या करने के आरोप पर विचारित होगा। और मजेदार है, अगर 304B में वो दोष सिद्ध हुआ या धारा 80 में दोष सिद्ध हुआ तो उसे जो सजा मिल सकती है वो कितनी, अधिकतम आजीवन कारावास, लेकिन न्यूनतम 7 साल का कारावास ये भी मिल सकती है, ठीक है, न्यूनतम 7 साल का। और अगर हत्या के लिए दोष सिद्ध हो गया कोई आदमी तो जो न्यूनतम सजा मिलेगी वो कितनी मिलेगी, आजीवन कारावास, और अधिकतम फांसी यह सजा मिलेगी। लेकिन इसके बाद भी 304B कठोर अपराध मानते हैं, कड़ा कानून, कठोर कानून मानते हैं, जबकि हत्या को कठोर कानून नहीं मानते। तो इससे एक बात निकल रही है कि कठोर कानून का संबंध कभी भी सजा से नहीं होता, कानून की कठोरता का संबंध हमेशा प्रक्रिया से होता है, क्योंकि हत्या इसका आरोप अगर व्यक्ति पर लगा तो साबित करने का भार अभियोजन पर रहेगा कि अभियोजन साबित करे कि इन्होंने हत्या की है, और साबित करने का जो भार होगा उसका जो स्तर होगा वो कौन सा होगा, युक्ति युक्त संदेहों के परे साबित करे। और अगर दहेज मृत्यु यह लिखी है तो साबित करने का भार ये बचाव पक्ष पर आ जाएगा यदि अभियोजन सिर्फ इतना साबित कर दे कि महिला की मृत्यु 7 वर्ष के भीतर हुई
दाह के परिणाम स्वरूप हुई, शारीरिक क्षतियों के परिणाम स्वरूप हुई, या सामान्य परिस्थितियों से अन्यथा हुई, और विवाह के कुछ समय पहले उसे वैवाहिक नातेदारों द्वारा दहेज की मांग करते हुए दहेज के लिए परेशान किया गया था, बस बात खत्म हो गई। अब वो मानकर चलेगा न्यायालय कि उसकी मृत्यु दहेज मृत्यु है और वैवाहिक नातेदारों ने उसकी मृत्यु कारित की। तो चूंकि साबित करने का भार अब आ जाएगा इन पर कि ये बताएं कैसे मरी, इसलिए 304B या धारा 80 प्रक्रिया की कठोरता के कारण कठोर कानून माना जाता है, जबकि सजा 302 में ज्यादा है। इसका मतलब कानून की कठोरता, इसका कोई संबंध सजा से नहीं है, इसका संबंध हमेशा प्रक्रिया से ही है। 304B क्या है, दहेज मृत्यु क्या है, इस पर कल बात करेंगे। देखिए